नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी दी। असम सरकार 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना आरंभ करेगी। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीती रात से मूसलाधार वर्षा जारी। समाचार प्रभात के संग में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। प्रत्यक्ष कर सुधारों की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे प्रत्यक्ष करों की दिशा में किए जा रहे सुधारों को और बढ़ावा मिलेगा। आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा कई पहल की गई है। कर सुधारों के तहत टैक्स की दरों में कमी करने और प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आधिकारिक संचार में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में दस्तावेज पहचान संख्या की शुरुआत की गई है। इसके तहत विभाग के हर संचार पर कंप्यूटर सृजित एक अनूठी दस्तावेज पहचान संख्या अंकित होती है। वहीं लंबित कर विवादों के समाधान के लिए आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 लागू किया गया है। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमों में कमी लाने के लिए विभिन्न अपीलीय न्यायालयों में विभागीय अपील दाखिल करने के लिए आरंभिक मौद्रिक सीमाएं बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा डिजिटल लेन देन और भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए गए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने कल अपनी बैठक में इसके टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके वितरण की रणनीति पर विचार विमर्श किया। ये समूह की पहली बैठक थी जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने की और स्वास्थ्य सचिव इसके सह अध्यक्ष थे। विशेषज्ञ समूह ने टीकों के इन्वेंट्री प्रबंधन और वितरण व्यवस्था सहित इसे समाज के सबसे निचले स्तर तक उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रणाली कायम करने की योजना बनाने और उस पर अमल के बारे में विचार किया। टीकाकरण के तौर तरीकों पर भी बैठक में चर्चा हुई। कोविड के टीकों के चयन के मानदंडों पर भी मोटे तौर पर विचार किया गया। राष्ट्रीय सलाहकार समूह की स्थायी तकनीकी उपसमिति से भी टीकाकरण के बारे में राय ली गई। समूह ने टीकों की खरीद प्रक्रिया और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीकों के निर्माण के साथ साथ टीकाकरण में किन लोगों को प्राथमिकता दी जाए, इस पर भी विचार विमर्श किया। विशेषज्ञ समूह ने टीकों की खरीद के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की। टीकों की वितरण प्रणाली बनाने, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था करने तथा टीकाकरण की शुरुआत करने के बुनियादी ढांचे के बारे में भी विचार किया गया। भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों और टीके के विकास में साझेदार देशों के साथ सहयोग को लेकर भी विचार किया गया। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70.38% हो गई है। इसके साथ देश में एक दिन में 7,33,000 कोरोना जांच करने का कीर्तिमान भी कायम किया गया है। देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में जांच, संपर्क और उपचार कार्यनीति ने प्रति 10 लाख आबादी पर 18,852 नमूनों की जांच की उपलब्धि हासिल की है। देश में 1,421 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 46,091 हो गई है। दिल्ली में संक्रमण के 1,113 नए मरीजों का पता चला। राजधानी में संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,48,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि कोरोना वायरस से अब तक 1,33,000 व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 4,153 हो गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखनऊ शहर में L2 और L3 श्रेणी के कोविड बिस्तरों की संख्या दोगुनी करें। लखनऊ में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की सर्वाधिक संख्या है। शहर में कल 475 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राजधानी लखनऊ में कोविड संक्रमण के हालात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने शहर के L2 और L3 श्रेणी के अस्पतालों में ICU और HDU बिस्तरों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने राजधानी के प्रमुख कोविड अस्पतालों में इस तरह के बिस्तरों की संख्या को दोगुना किए जाने के निर्देश दिए। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों से परीक्षणों की संख्या बढ़ने की वजह से उसी क्रम में मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी और मौतों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी अगस्त के महीने में केस के हिसाब से मृत्यु दर सिर्फ 0.6% है। राजधानी लखनऊ में इस समय कोविड संक्रमण के कुल 6,895 सक्रिय मामले हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोविड से संक्रमित 3,741 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की मृत्यु के साथ इस महामारी से मरने वालों की संख्या 434 हो गई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 66% से अधिक है। इस बीच राज्य सरकार ने कोविड-19 के उपचार से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा के दायरे में निजी अस्पतालों को भी लाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 50 लाख रुपए बीमा का लाभ अब निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और कोविड मरीजों का उपचार कर रहे अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस योजना का लाभ उन निजी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सों, पारा मेडिकल स्टाफ और कर्मियों को दिया जाएगा जिनकी असामयिक मृत्यु कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान होगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित निजी अस्पतालों को ही इसका लाभ मिलेगा। राज्य में अभी ऐसे 120 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। इस बीच कोविड महामारी के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रति समर्पण और इलाज को मॉडल के रूप में देखते हुए एम्स पटना को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन विकास निगम ने 4 महीने की अंतराल के बाद अपने सभी होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण निगम ने मार्च में अपने 60 से अधिक होटल और रेस्टोरेंट बंद कर दिए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम से मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो और पचमढ़ी क्षेत्रों के सभी होटल और रेस्तरां पर्यटकों की मांग पर फिर से खोल दिए गए हैं। पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक एस विश्वनाथन ने आकाशवाणी को बताया कि होटलों और रेस्तरां में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। वहाँ पे हम लोग ये इंश्योर करेंगे जो प्रोटोकॉल है, एंट्री में जो भी आ रहे व्यक्ति उनको सैनिटाइज करना, हमारा प्रॉपर्टीज को सैनिटाइज रखना और एंटायर जो खाना बनाना, फिर सर्व करना, फेस शील्ड रखना, फिर मास्क यूज करना, तो कस्टमर्स को भी सुविधा मिल जाए और हम लोग भी अच्छी तरह से उनको कैटरिंग कर पाए। इस बीच प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 870 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 41,604 हो गई है। राज्य में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 31,239 हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल कोविड-19 के 1,152 नए रोगियों का पता चला। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 17.15% हो गई। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक 11,09,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 50,124 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए, जो अब तक के सबसे ज्यादा परीक्षण है। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 74,390 हो गई है। राज्य में 14,282 सक्रिय मामलों में से 75 मरीजों की स्थिति गंभीर है। दूसरी ओर कल 977 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 57,393 हो गई है। कल 18 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,715 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कल शहर के 14 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। इन क्षेत्रों में आज से घर-घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अपनी प्रयोगशालाओं में होने वाली कोविड-19 जांच की दर 300 रुपए तक कम करेगी। राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोविड जांच की अधिकतम कीमतें 1,900 रुपए, 2,200 रुपए और 2,500 रुपए होंगी। कोई भी प्रयोगशाला इन निर्धारित दरों से ज्यादा वसूल नहीं कर सकेगी। असम में कल 1,43,000 कोरोना संक्रमण संबंधी जांच की गई, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि कल 4,593 पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोरोना संक्रमण के 21,636 मामले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अग्रिम मोर्चे पर कोरोना योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य वित्त विभाग ने एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो नए पद सृजित किए जाएंगे और आवेदन पत्र जमा होने के 1 महीने के भीतर नौकरियां दे दी जाएंगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों जैसे डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्ता, अनुबंधित नर्सिंग कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, धोबी और कोविड प्रबंधन में शामिल अल्पकालिक श्रमिकों की भी सभी श्रेणियों के स्वैच्छिक चिकित्सा कर्मी भी इस योजना में शामिल होंगे। तमिलनाडु में कोविड-19 महामारी के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक परिणाम आने के बाद राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इस पद्धति से इलाज किया जा रहा है। चेन्नई में प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई में ही 57 से अधिक लोग इस थेरेपी से उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। हाल ही में मदुरई में भी इस थेरेपी से 7 लोग तेजी से ठीक हुए और अब तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। चेन्नई से जय सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से बलबीर सिंह गुलाटी। इस बीच राज्य में कल 5,871 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,14,000 को पार कर गई है। राज्य में 2,56,000 से ज्यादा लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग के डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को सलाह दी है कि घर में रहें, परिवार के साथ समय बिताएं और योगाभ्यास करें। Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional need of the family. एम्स की ही संक्रामक रोग विभाग की डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने कहा है कि लोगों को कोविड-19 को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और घर में ही रहना चाहिए। Coronavirus may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी दी। असम सरकार 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना आरंभ करेगी। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीती रात से मूसलाधार वर्षा जारी।
केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क मृत्यु दर को लगभग समाप्त करना है। श्री गडकरी ने भारतीय राजमार्गों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निकायों से निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ऑटोमोबाइल और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 विकास स्तंभ हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वुमनोवेटर को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सड़क सुरक्षा क्षेत्र में आपस में सहयोग कर रहे हैं। इससे सड़कों की बेहतरीन डिजाइन और जागरूकता के लिए अवसर मिले हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण और बिक्री की अनुमति दे दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी के प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण किया जा सकता है। पत्र में कहा गया है कि पंजीकरण के लिए बैटरी के निर्माण, प्रकार या अन्य किसी तरह की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और तेल आयात में कमी करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम के लिए उड़ानें बंद करने का फैसला किया है। देश के विमानन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के ताजा दुष्प्रभाव को देखते हुए ये फैसला किया गया है। कोविड-19 से पहले से ही प्रभावित राष्ट्रीय विमान कंपनी ने ये महसूस किया कि इन मार्गों पर उड़ानें संचालित करना वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या 5 लाख को पार कर गई है। इनमें से 1 लाख लोगों के ऋण मंजूर भी कर लिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेन देन करने वालों को 1,200 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। असम सरकार राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करेगी। राज्य के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में ये सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। अरुणोदय योजना के लिए राज्य सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 45 से 60 वर्ष के बीच की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी के बैंक खातों में सीधे 18,750 रुपए डाले। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बजट में 4,700 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। योजना से करीब 25 लाख महिलाओं को फायदा पहुंचेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अपने लेह और करगिल शहरों के नियोजन पर खास जोर दे रहा है। इन शहरों के कोई मास्टर प्लान न होने के कारण निर्माण कार्यों के विस्तार में संसाधनों की कमी मुख्य कारण के रूप में सामने आ रही है। केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद प्रशासन अब मास्टर प्लान को लेकर प्राथमिकता के आधार पर शहरी नियोजन में जोर शोर से जुटा है। इस मामले में करगिल कुछ आगे है और उसने शहरी योजनाओं के लिए लोगों से उनकी राय भी मांगी है। जम्मू कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के प्रधान सचिव नवीन चौधरी ने कहा है कि कश्मीर घाटी में सब्जी की खेती के दायरे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसकी यहां काफी आर्थिक संभावनाएं हैं। प्रधान सचिव ने बारामूला के जाबाजपोरा स्थित प्रमुख सब्जी उत्पादन क्षेत्र के दौरे के दौरान ये बात कही। श्री नवीन चौधरी ने कहा कि सब्जी उत्पादन का दायरा बढ़ाने के असर से सीमांत किसानों को मदद मिल रही है और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर बन रही है।
श्री चौधरी ने कहा कि परियोजना का लंबे समय के लिए विकास पर असर होने जा रहा है और कई क्षेत्रों में इसके बेहतर परिणाम सामने होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है। इसका निर्माण मिल्कफेड ने किया है। हिम हल्दी दूध का विकास पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने किया है और इसे पेटेंट कराया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि यह पेय पदार्थ लोगों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनेगा। कर्नाटक के गृहमंत्री बासवराज बोम्मई ने कहा है कि बेंगलुरु के देवराजीवन हल्ली और काडुगोंडल हल्ली में हुई हिंसा की मजिस्ट्रेट से जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस घटना की जांच के लिए जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का फैसला किया गया। ये जांच मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार कराई जाएगी। श्री बासवराज बोम्मई ने बताया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति को पहुंची क्षति की भरपाई दंगाइयों से करेगी। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में स्थिति अब शांतिपूर्ण है और राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित हो रही है। दिल्ली पुलिस ने समूची राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों का सुचारू और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। रिहर्सल के लिए भी वे सभी यातायात प्रतिबंधित रहेंगे जो स्वतंत्रता दिवस के लिए होते हैं। अपने परामर्श में दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक राजघाट से आईएसबीटी के बीच नेताजी सुभाष मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और रिंग रोड और इससे जुड़ी सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाला विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण दिल्ली सचिवालय में एक छोटा समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्लाज्मा दानदाताओं, एम्बुलेंस चालक और पुलिसकर्मियों जैसे कोविड योद्धाओं को आमंत्रित करने का फैसला किया है। श्री राय ने कहा कि इस अवसर पर केंद्रीय कारागार के अधिकारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की ओर बढ़ते हुए प्रस्तुत है जम्मू कश्मीर एक देश एक विश्वास के अंतर्गत शुरू किए गए कई उपायों पर विशेष समाचार। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में शिक्षा, रोजगार, ढांचागत विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आकाशवाणी को बताया कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब जम्मू, कश्मीर, लेह और करगिल समान रूप से विकास के साझीदार हैं। श्री नकवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रतिबंधों के कारण पहले इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार की कल्याणकारी और विकास योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन एक देश एक विश्वास की सच्ची भावना के अनुरूप देश के अन्य क्षेत्रों की तरह जम्मू कश्मीर में भी ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। पहली बार होगा कि लाखों की तादाद में जो लड़के लड़कियां हैं उनको केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो सके। इस दौरान जो है 22,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार और पूरक कौशल विकास कार्यक्रम कराए जा रहे हैं जो कि लगभग पूरे होने वाले हैं। बिजली है, घर है, सड़क है, रोजगार से जुड़े हुए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा और रोजगार, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहां पर जो गैप था, जहां पर कि दशकों से किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, उन इलाकों में बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, हुनर हब बन रहे हैं, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य केंद्र हैं, वो बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी वर्षा से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कल रात से शुरू हुई वर्षा आज भी जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि शहर के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। उधर मुंबई और आसपास के तटीय जिलों में भी पिछले 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में अब तक हुई वर्षा मौसम के सामान्य स्तर को पार कर चुकी है। मौसम विभाग ने कोंकण क्षेत्र के रायगढ़, ठाणे, मुंबई और पालघर में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अब एक नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों के मौसम के हाल पर।
चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से भवतारिणी। सोशल मीडिया पर विशेष रक्षा कार्मिक फोरम नाम से एक संगठन की चर्चा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने बताया कि सोशल मीडिया पर ये एक फर्जी विज्ञापन चल रहा है। विज्ञापन में संगठन ने कॉरपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत कई पदों पर भर्तियां किए जाने और वहां कार्य होने संबंधी दावा किया है। एक ट्वीट में पीआईबी ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय के तहत ऐसे किसी संगठन का अस्तित्व नहीं है। पीआईबी ने इसे फर्जी विज्ञापन करार दिया है। सरकार ने एक अखबार के इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र कृषि में यूरिया के इस्तेमाल को बंद करने जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक ट्वीट में इस खबर को गलत बताया है कि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि उसने खेती में यूरिया का इस्तेमाल बंद करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। सिद्धार्थ, आज के समाचार पत्रों में अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतवंशी कमला हैरिस का उम्मीदवार बनाए जाने की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, यूएस उपराष्ट्रपति पद का डेमोक्रेट चेहरा कमला हैरिस। जनसत्ता लिखता है, बाइडेन ने भारतीय मूल की कमला हैरिस पर जताया भरोसा। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट से बेंगलुरु में भड़की हिंसा पर नवभारत टाइम्स लिखता है, फेसबुक पोस्ट से बेंगलुरु जला, मंदिर बचाने को मुस्लिम युवक ढाल बन गए। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, बेंगलुरु हिंसा, आग के हवाले किए वाहन। बकौल वीर अर्जुन, बेंगलुरु में फेसबुक पोस्ट पर बवाल, पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। पंजाब केसरी के शब्द हैं, भड़काऊ पोस्ट पर जला बेंगलुरु। राजस्थान में चल रहे राजनीतिक गतिरोध समाप्त होने पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, गहलोत ने कहा, भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, पायलट की वापसी के बावजूद गहलोत विश्वास मत लाएंगे। कोरोना संक्रमण के बीच लालकिले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों पर अमर उजाला की सुर्खी है, कम होंगे लालकिले पर मेहमान, 6 फीट की दूरी पर लगेंगी कुर्सियां। हिन्दुस्तान सावधानी शीर्षक से लिखता है, लालकिले पर तैनाती तो कोरोना जांच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में कल हुई मुठभेड़ पर जनसत्ता की सुर्खी है, पुलवामा में मारा गया हिजबुल कमांडर, आतंकियों की गोली से सेना का जवान शहीद। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, हिजबुल का टॉप कमांडर आजाद ललहारे मुठभेड़ में ढेर। अमर उजाला के शब्द हैं, पुलवामा में जवान शहीद, हिजबुल सरगना ढेर। रूस द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर उठे सवालों और शंकाओं को कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, रूसी टीके पर दुनिया में उठे सवाल। नवभारत टाइम्स लिखता है, देखना होगा कितना सेफ है रूसी टीका। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, रूसी कोरोना वैक्सीन, स्पुतनिक 5 स्पेस रेस की तरह पश्चिमी दुनिया के साथ रूस का वैक्सीन रेस। कोरोना काल में काशी में संगीत के नए रागों के सृजन पर अमर उजाला के शब्द हैं, काशी में संगीतकारों ने रच दिए 4 नए राग। लॉकडाउन में राग शिव मंजरी, गंगा रंजनी, अटल कल्याण और शबनमी का हुआ सृजन, मुश्किल दौर में राह तलाशी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 70% से अधिक हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बेहतर सड़क तकनीक और जन जागरूकता बढ़ाने से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। सरकार ने बिना बैटरी के भी इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण को मंजूरी दी। असम सरकार 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना आरंभ करेगी। और दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बीती रात से मूसलाधार वर्षा जारी।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।